क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9th में आप सभी को पता है कि हमने सबसे पहले अपना कोर्स बी स्टार्ट किया और कोर्स बी में हमने अपनी जो सबसे पहली बुक ली वो थी हमारी स्पर्श बुक, जो कि काव्य खंड और गद्य खंड में विभक्त थी। तो ये पूरा ही हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम करने के लिए जा रहे हैं अपनी सेकेंड बुक है हमारी संचयन भाग 1, जिसमें हमारे 4 चैप्टर दिए हुए हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। तो इन चारों चैप्टर से हमारे पास सवाल आते हैं, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर हमारे पास में है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण प्रस्तुत है, जो कि है गिल्लू। अब ये संस्मरण क्या होता है? अक्सर क्या होते हैं, कवि या कवयित्री या लेखक लेखिका जो है अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ इंसिडेंट्स हमें बताते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये आत्मकथ्य हो सकता है और जीवनी हो सकता है, तो इन सब में फ़र्क होता है। जब कोई भी लेखक अपनी आत्मकथा सिलसिलेवार लिखता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, जब वो छोटा था तो ये हुआ, फिर उसने पढ़ाई करी, जो कुछ भी लिखा, वो सारी चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। लेकिन जब दूसरा कोई लेखक, मान लीजिए महादेवी वर्मा की जीवनी अगर मैथिली शरण गुप्त लिखे तो वो जीवनी कहलाएगी। जब हम खुद अपने बारे में लिखेंगे तो आत्मकथा, लेकिन कोई मेरे बारे में दूसरा लिखेगा तो वो कहलाती है जीवनी। अब संस्मरण क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ आज संस्मरण ही पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या है कि जो हमारी महादेवी वर्मा हैं, उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई। ठीक है, कुछ घटनाएं घटित हुई, तो उसमें से हमको एक घटना या 2 घटना ही वो इसमें हमको बता रही हैं। तो पूरे अपने जीवन के बारे में नहीं बता रही हैं। यहाँ पर क्या बताने जा रही हैं? सिर्फ एक घटना। और वो घटना क्या थी? वो थी एक इनकी पाली गई गिलहरी की कहानी। कैसे उन्हें मिली, वो किस तरीके की गिलहरी थी, क्या था उसका नाम, क्या था, और वो किस तरीके से इनकी सेवा करती थी और कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई। ये पूरी एक जो है उसकी गिल्लू के बारे में वो हमें बता रही। गिल्लू कौन है? वो जो गिलहरी इनको मिली थी और उसको उन्होंने पाला। तो सिर्फ वो एक घटना है उनके जीवन में। ऐसे इनके जीवन में बहुत सारे जीव जंतु आए जिसके बारे में उन्होंने लिखा। इनकी एक सेविका थी भक्तिन, उनके बारे में लिखा। उनका एक हिरण था सोना, उसके बारे में लिखा। इनका एक कुत्ता था वसंत, उसके बारे में लिखा। तो इस तरीके से उन्होंने कई अपने जीवन की घटनाओं को अलग अलग छंदों में प्रस्तुत किया हुआ है हमारे सामने। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? संस्मरण कहलाते हैं। आज इनकी ज़िंदगी का यही एक संस्मरण हम पढ़ रहे हैं गिल्लू के रूप में। ठीक है। तो आज में हम सबसे पहले देखेंगे लेखिका का परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और पूरे पाठ का सार। अब ये पाठ बड़ा है, इसलिए इसको हमने क्या किया है, कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसे हमने थोड़ा सा छोटा करके और पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लेखिका परिचय के साथ में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA करने के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। तो अब ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ कार्यरत रही हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में इनको महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने प्रेम और करुणा से भरपूर काव्यगीत एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी लिखे हैं। तो इन्होंने सिर्फ गद्य में ही नहीं, काव्य में भी कार्य किया, यानी कि इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, जो बहुत प्रशंसनीय हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले है काव्य संग्रह, जिसमें है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। फिर आते हैं इनके निबंध, जो है श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर है संस्मरण, स्मृति की रेखाएं और अतीत के जलचित्र, और कहानियां हैं गिल्लू। ये तो इनकी सिर्फ कुछ रचनाएं हैं, वरना इनका काव्य संग्रह और इनका गद्य संग्रह बहुत ही वृहद है, यानी कि एक तरीके से कहे इनकी बहुत सारी रचनाएं। अब आते हैं हम यहाँ पर आगे इनके बारे में पढ़ने के लिए। इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा वर्ष 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना यामा के लिए इन्हें वर्ष 1936 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये साहित्य अकादमी की फेलो भी रही हैं। तो ध्यान रखिएगा। 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। तो ये थी हमारी लेखिका महादेवी वर्मा, जो कि इस पाठ की रचयिता है।
चलिए अब हम आ जाते हैं इस पाठ की रूपरेखा। आखिर इस पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण मेरा परिवार से चयनित प्रस्तुत पाठ गिल्लू के माध्यम से पशु पक्षियों की क्रियाओं का सूक्ष्म अवलोकन हुआ। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनका एक संस्मरण है मेरा परिवार, उसी में से ये कहानी है गिल्लू, जिसमें हम देखेंगे पशु पक्षी किस तरीके की छोटी छोटी हरकतें, क्या चीज़ें हैं, हमें उसके बारे में पूरा डिटेल देखने को मिला। साथ ही ये बताया कि इन्हें मुक्त और स्वतंत्र रख कर, अपना कर तथा आत्मीयता देकर भी हम इनका स्वाभाविक विकास होने में मदद कर सकते हैं। जैसे गिल्लू के संदर्भ में लेखन क्रिया, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें जानवरों या पक्षियों को पालना है तो उन्हें हम बंधक बनाएं। उन्हें हम आज़ाद रख के भी अपने साथ रख सकते हैं, बस शर्त क्या है, आत्मीयता का व्यवहार करना है। तो चलिए देखते हैं गिल्लू को किस तरीके से उन्होंने पाला। सबसे पहले तो गिल्लू उन्हें किस तरीके से मिला ये भी होगा ना। तो देखिए क्या है, लेखिका का सोनजूही को देखना और गिल्लू का याद आना। लेखिका एक दिन बैठी थी और इन्होंने जूही के फूल की लता को देखा, उसमें खिला हुआ फूल देखा और उन्हें गिल्लू की याद आई। तभी उन्होंने ये कहानी लिखी हमारे लिए। देखिए क्या है, सोनजूही को देखकर लेखिका की स्मृति ताज़ा हो गई और उसे सोनजूही की पीली कली के रूप में गिल्लू याद हो आता है। गिल्लू एक नन्हा सा गिलहरी का बच्चा था जो कौवे की चोट से घायल हो गया था। क्या हो गया था? कौवे ने उसको घायल किया था और लेखिका ने उस नन्हे जीव गिलहरी की मरहम पट्टी करके उसे दूध और पानी की बूंद पिलाकर स्वस्थ किया। हुआ क्या था, एक दिन लेखिका ने देखा कि कुछ कौवे जो हैं वो एक गमले के पास इकट्ठा हैं और कुछ आवाज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने जाकर देखा पास में और उन कौवों को भगाया तो देखा एक छोटा सा गिलहरी का जो बच्चा था वो दीवार की दरार के अंदर बैठा हुआ था उन कौवों से अपनी जान को बचाने के लिए। उन्होंने उसको घायल गिलहरी के बच्चे को उठाया, उसको थोड़ा साफ सुथरा किया, उसको जो चोट लगी थी उसमें थोड़ा सा मरहम लगाया और फिर अब चूँकि वो बहुत छोटा था, अपनी माँ से बिछुड़ चुका था, तो फिर उसे दूध में थोड़ा सा पानी मिला के और रुई का फाहा बनाकर रुई से उसे ड्रॉप ड्रॉप करके दूध पिलाया, उसकी सेवा तीमारदारी करी और फिर इस तरीके से 2-3 दिन बाद उसे होश आया। इस तरह स्वस्थ होकर गुल्लू लेखिका के पास उसके साथ ही रहता रहा। तो आत्मीयता का व्यवहार उसके बचपन से शुरू हो गया। उसे ये समझ में आ गया कि यहाँ से मुझे अपनापन मिल रहा है। लेखिका के अनुसार सोनजूही की घनी हरी लताओं में वह छिपकर बैठता था तथा अपनी आकर्षक गतिविधियों से लेखिका के मन को आनंदित एवं चकित करता था। अब सोनजूही को देखकर क्यों याद आया लेखिका को गिल्लू? दरअसल बात यह है कि किसी भी गिलहरी की उम्र मात्र 2 साल होती है। 2 साल तक वो लेखिका के पास रहा और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो सोनजूही की लता जो लेखिका के रूम के बाहर थी, जिस पर वो बहुत खेला करता था, उछल कूद किया करता था बाकी गिलहरियों के साथ, वो जगह उसे बहुत पसंद थी। तो लेखिका ने उसी सोनजूही की लता के नीचे, पेड़ के नीचे उसको गाड़ दिया था, ये उस उम्मीद से कि कभी ये सोनजूही के फूल में की लता में जब फूल खिलेगा तो वो गिल्लू के रूप में होगा और जब फूल खिला तो वो उन्हें देखकर गिल्लू की याद आई थी। तो उनको ये याद आया कि किस तरीके से ये इस सोनजूही की लता में ऊपर नीचे करता था और जो है लेखिका उसको देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। लेखिका को गिल्लू से आत्मीयता, कैसी आत्मीयता हुई चलिए देखते हैं। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब चूंकि वो जानवर है तो एक डलिया ली, उस डलिया में रुई बिछाई, कपड़ा बिछाया और एक मुलायम नरमदार बनाकर उसे ऊपर टांग दिया और टांग कर वो गिल्लू का घर हो गया। 2 वर्ष तक वहीं गिल्लू का घर रहा। गिल्लू उस झूले को स्वयं ही हिलाता था, भाई आता जाता रहेगा तो वो हिलता रहेगा। लेखिका जब कभी लिखने बैठती, गिल्लू उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास करता। अब लेखिका उसी रूम में बैठती थी तो क्या करता था उनको आकर्षित करने के लिए, वो जल्दी से आता, उनके ऊपर जाता, कॉपी किताब से उठता हुआ नीचे जाता, मतलब ये प्रक्रिया वो ऊपर नीचे की कई बार करता जिससे लेखिका का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, वो लेखिका उनके साथ खेले। तो लेखिका अपना काम छोड़कर उनके साथ खेलने लगे, इसीलिए वो इस तरीके से करता था। वह लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। वह ऐसा तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती।
लेखिका उसे लिफाफे में आधा बंद कर देती तो गिल्लू टुकुर टुकुर चारों ओर देखता, मतलब छोटा सा था। अब लिफाफे के अंदर उसे बंद कर देते, खाली उसकी गर्दन बाहर रहती और बाकी वो अंदर, ना उछल पाए ना कूद पाए। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। जब वो पहले था तो वसंत का मौसम आया। वसंत की खुशबू घर में फैलने लगी है। वसंत की खुशबू फैलने का तात्पर्य क्या? उन दोनों फूल खिलते हैं तो उसकी खुशबू हर तरफ फैलने लगी। गिल्लू खिड़की से बाहर की गिलहरियों को झांकता। जब लेखिका ने यह देखा तो उसने जाली का एक कोना खोल दिया। अब चूंकि तो वो प्राणी, उसने देखा कि बाहर बाकी गिलहरियां खेल रही हैं। वो गिलहरियां खिड़की के पास आती, गिल्लू से बात करती चली जाती। अब गिल्लू अंदर ही रहता। तो जब लेखिका ने ये देखा तो एक जाली एक तरफ से उन्होंने हटा दी ताकि गिल्लू वहां से अंदर बाहर कर सके। जब लेखिका ने यह देखा तो उसने जाली का एक कोना खोल दिया। ऐसा लगा जैसे गिल्लू ने बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली। अब जब लेखिका घर के बाहर होती तो गिल्लू भी बाहर चला जाता और जैसे ही 4 बजे लेखिका आती, गिल्लू भी आकर अपने झूले में झूलने लगता। इस तरह लेखिका का लगाव उसके प्रति बढ़ता गया। तो गिल्लू का लगाव भी लेखिका के लिए बढ़ा और लेखिका का भी गिल्लू के लिए। एक कुशल परिचारिका या नर्स के रूप में गिल्लू। अब गिल्लू कैसे नर्स हो सकता है ये भी देखिए। अब एक्चुअल हुआ क्या कि लेखिका का एक बार एक्सीडेंट हो गया। लेखिका का गिल्लू से इतना अधिक लगाव हो गया था कि जब मोटर दुर्घटना के बाद वह अस्पताल से घर पहुंची तो गिल्लू ने एक नर्स की भांति उनकी सेवा की। एक बार लेखिका का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने पर वो कुछ दिन तक जो है घर पे नहीं रही, हॉस्पिटल में रही और जितने दिन भी वो रही उसका फेवरेट फूड था काजू। किसका? गिल्लू का। तो हमेशा लेखिका उसे काजू देती थी। तो जितने दिन वो घर पे नहीं रही तो उनके जो सेवक थे, नौकर जो भी घर में रहते थे, उनको काजू देता कोई, तो गिल्लू जो है वो काजू नहीं खाता, अपने झूले से नीचे गिरा देता। तो इस तरीके से उसे लेखिका की याद आ रही थी, इसलिए वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब लेखिका वापस घर आई हॉस्पिटल से, तब भी वो बेड पर ही थी। तो गिल्लू ने एक नर्स की भांति उनकी सेवा करी। वह घंटों बैठे बैठे लेखिका का बाल सहलाता, सर के पास बैठ जाता और उनके बाल सहलाता रहता। लेखिका महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान गिल्लू ने अपना सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ काजू भी नहीं खाया, है ना। लेखिका ने जब अस्पताल से लौटकर गिल्लू के झूले की सफाई की तो उसने काजू भरे मिले, कि मतलब वो खाता ही नहीं था, उसको दिया जाता था। तो इस घटना से भी यह प्रमाणित होता है कि गिल्लू के अंदर लेखिका के प्रति अत्यधिक आत्मीयता की भावना मौजूद थी, कि वो लेखिका को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। गिल्लू का अंत और लेखिका का विश्वास। तो इस तरीके से 2 साल तक लेखिका के पास गिल्लू रहा। लेकिन भाई तो ये तो प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। तो 2 साल हो गए और किस तरीके से गिल्लू का अंत हुआ। चूंकि गिलहरी की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसीलिए गिल्लू का अंत समय भी समीप आ गया था। यह बात जैसे गिल्लू जानता था, इसीलिए वह उस दिन ना तो बाहर खेलने ही गया और ना ही कुछ खाया। अब चूंकि कहते हैं ना, मरने से पहले आभास हो जाता है, शायद गिल्लू को आभास हो गया। उस दिन वो बाहर खेलने नहीं गया, उसे खाने को दिया गया, उसने खाना भी नहीं खाया। वह ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर चिपका रहा। वो लेखिका के पास उनकी उंगली पकड़कर इस तरीके से अपने ठंडे हाथ, उसके हाथ जो है ना ठंडे हुए, गर्माहट नहीं थी, तो उससे लेखिका की उंगली ऐसे पकड़ा, उस रात चिपका रहा, जो उसने अपने बचपन में घायल होने पर पकड़ी थी। जब वो छोटा सा था ना, जब घायल हुआ था, तब भी लेखिका की उंगली ऐसे ही पकड़ी थी, आज भी उसने वैसी ही पकड़ी थी। लेखिका ने गर्माहट के लिए हीटर भी जलाया, पर प्रातः होते होते गिल्लू के प्राण किसी और ही जीवन में जन्म लेने के लिए जा चुके थे। उन्होंने सोचा कि भाई ठंड लग रही है, तबीयत खराब हो रही है, तो हम हीटर जला देते हैं, उसको गर्माहट मिलेगी। हीटर जलाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह होते होते उसके प्राण निकल चुके थे, वो कहीं और जा चुका था। लेखिका ने सोनजूही के पास ही गिल्लू की समाधि बना दी। इसे देख उसकी स्मृति सदैव तरोताजा रहती और साथ ही यह विश्वास भी कि शायद सोनजूही का यह पीला फूल भी उसका गिल्लू हो। तो उन्होंने सोनजूही के पेड़ की पास ही उसकी समाधि इसलिए बनाई क्योंकि वो पेड़ उसका प्रिय था, उसे खेलना वहाँ पसंद था। और लेखिका को भी विश्वास था कि अगर उसे हम यहाँ दफनाएंगे तो शायद एक दिन वो एक फूल के रूप में हमारे सामने फिर से आएगा। इसीलिए जब सोनजूही की लता में फूल आया तो उसे देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई। तो ये था एक छोटा सा संस्मरण जो महादेवी वर्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था।
आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ध्यान से ऐसे ही देखते रहिए। अभी तो हमने संचयन बुक का फर्स्ट चैप्टर किया है, अभी 3 चैप्टर बाकी हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। आपको अगर ये वीडियो सारे पसंद आ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और फटाफट आप जो है अपना मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फ्यूचर में आपको कभी अगर नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।